क्लास 11 बेटा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे आज हम। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं इस यूनिट के अंदर। फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है इलास्टिसिटी। इसको आज हम शुरू करेंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं इलास्टिसिटी के साथ रिलेटेड। तो इनमें से जो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर है कि इलास्टिक बॉडी हम किसको बोलते हैं। तो बॉडी विच रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी जो वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है अगर उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटा देते हैं, तो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी या इलास्टिक ऑब्जेक्ट। डिफॉर्मिंग फोर्स हम किसको बोलेंगे? ऐसी फोर्स जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है या चेंज होने की कोशिश करती है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, तो हम उसको इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे। तो डेफिनेशन नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। सिमिलरली जैसे इलास्टिक बॉडी होती है उसका अपोजिट होता है प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडीज हम किनको बोलेंगे? द बॉडी डैट डू नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन शेप में वापस नहीं आता है, तो हम उसको प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। नॉर्मली आप घरों में जो कुछ चीज़ें यूज़ करते हो, हम कहते हैं ये प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक की चीज़ है, तो वो प्लास्टिक बेटा डिफरेंट है। उस यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी की बात जो हम करेंगे ये डिफरेंट होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता, तो एग्जांपल जैसे ये यहाँ पर दे रखी है पुट्टी या फिर वैक्स। आपके घर में अगर वैक्स है, कैंडल है, अगर आप उस कैंडल को दबा देते हो थोड़ा सा, तो कभी भी वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आती है। या फिर अगर आप सिंपल बात करते हैं कि जैसे आटे की बॉल ही है आपके पास, पेड़ा ही जिसको आप बोल देते हो, तो उसको अगर आप दबाओगे तो वो उसी जगह पर वापस रहेगा, वो वापस अपनी पोजीशन पर शेप में वापस नहीं आएगा, गोल नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आती हैं, हम उनको बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे हुक्स लॉ। क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, हुक्स लॉ किसको बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप खींचते हो, फोर्स लगाते हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आती है, उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीज आएगा। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। तो किसी वायर में, किसी ऑब्जेक्ट में कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ये डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, कितना लोड लगाया है। सो ये वाले आपने जो डेफिनेशन है याद रखनी है। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर is directly proportional to load attached to it. Extension is directly proportional to load. अब इसके एक और डेफिनेशन यहाँ पर हुक्स लॉ की ही आएगी। वो दूसरी डेफिनेशन कौन सी है? वो आपके पास डेफिनेशन है स्ट्रेस is directly proportional to strain. Stress produced in a object is directly proportional to strain. हम इसके बाद अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो डेफिनेशंस हैं वो करेंगे। फिलहाल इसको आप याद रखो कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की अगर डेफिनेशन आ जाए, तो इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब अलग अलग तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हमने बात की थी कि
स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या चीज़ होती है, स्ट्रेन क्या चीज़ होती है। सो स्ट्रेस की डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेट अप इन ए बॉडी व्हेन डिफॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स डेवलप होती है पर यूनिट एरिया, अभी हमने पहले बात की थी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स जिस फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है या चेंज होने की कोशिश करती है, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। बट रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है कि अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हो तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को वापस अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, स्ट्रेस विच इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब स्ट्रेस आपके पास दो तरह से होगी, एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लगेगी तो उसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स भी जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही डेवलप होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स जो है किसी सरफेस के नॉर्मल या किसी सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस हम किसको बोलेंगे? अगर जो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो सरफेस के टेंजेंट के अलोंग लगती है तो उस वजह से जो फोर्स स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू द सरफेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स जो है सरफेस के टेंजेंशियल रहेगी तो ऐसी स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स क्या होंगे, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया है तो इसके यूनिट्स होंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला उसका होगा m l की पावर -1 t की पावर -2। अब इसके बाद स्ट्रेन की भी बात कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या चीज होती है? तो स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। तो किसी ऑब्जेक्ट की अगर शेप चेंज होती है, उसकी डायमेंशन चेंज होती है, तो जितना चेंज आता है डायमेंशन में डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब स्ट्रेन आपके पास तीन तरह से आएगी। तो फर्स्ट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल नाम से क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कि ये लेंथ के साथ रिलेटेड है। सो क्या चीज है? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसको आप डेल्टा एल ओवर एल भी लिख सकते हो। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल, क्योंकि ये लेंथ डिवाइड बाय लेंथ है तो इसके यूनिट्स नहीं होंगे। स्ट्रेन जो है उसके यूनिट नहीं होते हैं, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होगी? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। नाउ थर्ड टाइप इज शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या होता है कि कितना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसका रोटेशन आई है या ट्विस्ट उसके अंदर आया है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियंस। एंगल जो है अपने रेडियंस में लेना है। एंगल थ्रू विच द लाइन ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट टर्न्ड ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो वो कितना टर्न कर जाती है, उसको मरोड़ते हो जिस तरह से आप पंजाबी में अगर बोलो तो वो कितना टर्न कर जाएगी, तो उस चीज को हम बोलते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, और इसको एंगल ऑफ शेयर भी हम बोल सकते हैं। तो ये तीन तरह के जो है आपके पास स्ट्रेन्स होती हैं, दो तरह की स्ट्रेस होती हैं। तो ये डेफिनेशंस ही हैं, आज जो हमने जितना भी काम किया ये डेफिनेशंस हैं सारी। तो इन डेफिनेशंस को बेटा आपने लर्न भी करना है और अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट करना है। तो इसको अच्छी तरह से आपने करना है। कहीं पे डिफिकल्टी कोई आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं।